श्रीमती विमला गुप्ता जी। सुरेश भैया भी उनसे परिचित रहे हैं और उन्होंने बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं और मेरे सामने उन्हीं के द्वारा अनुवाद की गई एक पुस्तक पढ़ी है जिसमें उन्होंने 72 कविताओं का अनुवाद किया है श्री अरविंद के, और उसका नाम उन्होंने रखा है महानिशा का तीर्थ यात्री। मैं एक किताब दिखाना चाहूंगी, हो सकता है आप लोगों ने देखी भी होगी। और इसमें मैं आज इस कविता के बारे में अच्छा है कि उन्हीं के शब्दों में बोलकर और फिर उनकी कविता सुना के और फिर कार्यक्रम शुरू करना चाहती हूँ। वो लिखती हैं कि ये जो संकलन है इसमें महानिशा का तीर्थ यात्री श्री अरविंद की एक विशेष कविता का अनुवाद है जिसको हमने अभी सुना। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने इसका जो नाम दिया है महानिशा का तीर्थ यात्री, उसका कारण यह है कि तीर्थ यात्री उसे कहते हैं जो विभिन्न देवालयों देवस्थलों की यात्रा पर निकलता है, विशेष तौर पर पुण्य की उपलब्धि एवं पापों के क्षय के लिए। किंतु इस कविता का तीर्थ यात्री अधोलोक के महाअंधेरों में खतरनाक खंदकों में गमन करता हुआ अवचेतना की महानिशा में उतरने के लिए उससे संवाद एवं संपर्क साधित करने हेतु पृथ्वी की अंतरात्मा के भीतरी अंधेरों में यात्रा करने के लिए उतरा है। वह आसुरिक ईश विरोधी निंदक घंटियों को दिव्य आरती में परिवर्तित करने के लिए कटिबद्ध हुआ है, क्योंकि वह जानता है कि शाश्वत दिवस की शुरुआत तभी होगी जब सत्ता का हर स्तर, चेतना का प्रत्येक अंश उस भागवत प्रेम, करुणा एवं प्रकाश की ओर स्वयं को खोलेगा। और कुछ इसी तरह का संदेश देती हुई ये कविता है। उन्होंने इतना सुंदर अनुवाद किया है कि लगता ही नहीं है कि अनुवाद है। और हम लोग यही सब कहते थे कि श्री अरविंद को छूना तो एक दुस्साहस की बात है, पर उनका थोड़ा सा भी अगर हम प्रस्तुत कर पाए तो कम बड़ी बात नहीं है। मैं वो कविता पढ़ना चाहती हूँ। मैंने महानिशा से किया एक अनुबंध, विशाल खंडक बना हमारा मिलन स्थल। अपने सीने में प्रभु का अमर प्रकाश लिए मैं पहुंचा उसके तमोग्रस्त और खतरनाक हृदय से आग्रह करने हेतु। मैंने पीछे छोड़ दिया प्रकाशित मन का वैभव एवं दिव्य आत्मा का शीतल आनंद, और यात्रा की एक धुंधले अंधेरे विस्तार से होकर उस तमोवृत तट तक जहां उसकी अज्ञानमय धाराएं हैं बहती, मैं बढ़ता रहा हूं ठिठुरती हुई लहरों में निश्चेष्ट पंख से होकर, और अभी तक इस थकान भरे सफर का नहीं हुआ है अंत। वह ज्योतिर्मय ईश्वर खो गया है काल से परे कहीं, अब नहीं सुनाई पड़ती है उस दिव्य बंधु की कंठ ध्वनि। तो भी मैं जानता हूं मेरे पद चिन्ह बनेंगे एक पगडंडी, एक गमन पथ जो ले जाता है अमरता की ओर। खाली इन कुछ पंक्तियों को ही सोचने में काफी हमारे अंदर उथल पुथल हो जाती है और उद्देश्य दिख जाता है श्री अरविंद ने जो संसार के सामने जीवन का रखा होगा। इसीलिए यह कहा जाता है कि श्री अरविंद मुख्यतः महर्षि थे, कवि मनीषी थे, लेकिन अपनी कृतियों में उन्होंने वह सब लिपिबद्ध कर दिया जिसे पढ़कर मानव जीवन अपने सही अस्तित्व की पहचान कर सकेगा। श्री अरविंद की कविताएं उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का भी प्रमुख प्रमाण है। उनके अंतर्दर्शन, अनुभूति, अंतर्बोध एवं अमरता की ओर ले जाने वाले पथ पर बने पद चिन्हों का दर्शन है, और हम सबको प्रयास करना है कि इसी दर्शन पथ पर, इसी योग पथ पर हम चढ़ने योग्य बने, प्रयास करें। लेकिन मेरा अपना कुछ इतना अधिकार नहीं है कि मैं इस विषय में बोलूं, और इसलिए आज हमारे सामने खुद बैठे हुए हैं सुरेश भैया, जिनका कि इतना अध्ययन है और वो हमें बहुत सरल शब्दों में बताएंगे। सुरेश भैया, अब आपसे निवेदन है कि आप आरंभ करें। आप सभी मित्रों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हम
परम शिक्षक के चरणों में बैठकर कुछ सुनने समझने का प्रयास करेंगे। श्री अरविंद की 150वीं जयंती के इस वर्ष में श्री अरविंद आश्रम दिल्ली और श्री अरविंद सोसाइटी की क्षेत्रीय हिंदी समिति के सहयोग से ये जो निर्णय हुआ है कि हम 12 वार्ताओं में श्री अरविंद के रचना कर्म को छूने का प्रयास करें, ये प्रस्ताव मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से शुरू करूं, हमेशा यही समस्या आती है। रचना कर्म एक व्यापक अवधारणा है। किसी भी रचनाकार की रचनाओं के विस्तार को समझना, उसकी गहराई की थाह पाना बहुत कठिन कार्य है। फिर अगर कोई रचनाकार श्री अरविंद जैसा हो, बहुआयामी व्यक्तित्व का स्वामी हो, तो ये कार्य लगभग असंभव हो जाता है। कह नहीं सकता कि इस अप्रत्यक्ष रूप से आयोजित हो रहे कार्यक्रम में कौन कहां से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बात हम सब में समान है, और वो ये कि हम सब श्री अरविंद की जीवन और उनकी चिंतन धारा से जुड़ना चाहते हैं। यही जुड़ाव हमें निकट ले आया है, दूर होते हुए भी। हम प्रयास कर रहे हैं जानने का, समझने का, कि हम थोड़े समय में कुछ समझ पाएं। पहला प्रश्न ये है कि हम श्री अरविंद से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा माध्यम क्या हो, किस माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। माध्यम का चुनाव हमें करना। जब कोई कहता है मुझसे कि मैं श्री अरविंद समझना नहीं आते, तो ठीक कहता है। मेरा प्रश्न होता है कि आप ये बताइए कि आपकी रुचि किस विषय में। जैसे हम बैठे हैं आज, सब अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, इसलिए कि हमारी रुचि काव्य में, यानी हम काव्य के माध्यम से श्री अरविंद को समझना चाहते हैं। यूं कहूं कि श्री अरविंद तक पहुंचना चाहते हैं। किसी संदर्भ में श्री अरविंद ने एक जगह लिखा था कि मैं सर्वप्रथम एक कवि और राजनीतिज्ञ हूं, a poet and a politician, और उसके बाद दार्शनिक हूं। लेकिन ये एक विरोधाभास है। श्री अरविंद मूल रूप से जो थे यानी कवि, और उसके बाद जो थे यानी कि दार्शनिक,
उस बाद वाले अंश पर तो इतना विचार हुआ दार्शनिक के रूप में श्री अरविंद के विषय में, उनके कवि रूप में उसका नहीं हुआ, या उधर ध्यान ही नहीं गया। हाँ, और असलियत ये है कि राजनीतिज्ञ होने से पहले और राजनीति और दर्शन पर लिखने के बाद श्री अरविंद मूलतः कवि बने रहे, कवि रहे। उनकी सबसे पहली कविता, अगर आपके पास नोटबुक हो तो कहीं कहीं बहुत सी बातें नोट करने की हैं, नोट करते चलें, क्योंकि ये बहुत से तथ्य मुझे स्वयं बाद में याद नहीं रहे। श्री अरविंद की सबसे पहली कविता 1882 में छपी, जबकि उनकी आयु केवल 10-11 वर्ष थी, 11 वर्ष की अवस्था थी 82-83 में, और ये छपी थी फॉक्स फैमिली मैगजीन, विदेश में, इंग्लैंड में। और इस कविता का शीर्षक था, देखिए क्या संयोग है, पहली कविता जो श्री अरविंद की छपी उसका शीर्षक था लाइट, प्रकाश। 10-11 वर्ष की आयु में लिखी कविता का शीर्षक था लाइट। मुझे ध्यान आता है 1972 में एक पुस्तक छपी थी, वो छपी थी चंद्रनगर से। चंद्रनगर जहाँ श्री अरविंद गए थे, मोतीलाल राय ने उनके रहने का प्रबंध किया था। चंद्रनगर से पुस्तक छपी 1972 में, और पुस्तक का नाम था लाइट टू सुपर लाइट, प्रकाश से परम प्रकाश की ओर। इसका शीर्षक देख के मैंने पुस्तक खरीद ली थी, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या था। जब इसे पढ़ा तो पाया इसमें श्री अरविंद के पत्र थे जो उन्होंने मोतीलाल राय को लिखे थे। ये शीर्षक क्यों रखा, मोतीलाल राय की संस्था ने, प्रवर्तक संघ ने, तो मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन आज जब मैं श्री अरविंद की पहली कविता लाइट का संदर्भ दे रहा हूं तो मुझे एकदम ध्यान आता है, ये तो बहुत बढ़िया शीर्षक था। श्री अरविंद का सारा काव्य लाइट टू सुपर लाइट है, प्रकाश से अनंत प्रकाश की ओर, परम प्रकाश की ओर। लाइट से शुरू हुई ये यात्रा सावित्री पे समाप्त होती है, लाइट टू सुपर लाइट। अब देखिए 10-11 वर्ष की आयु से जो कवि कविता शुरू करता है लिखना और 1950 तक लिखता है, अंतिम दिनों तक, यानी कविता लेखन के, काव्य लेखन के, काव्य सर्जना के, काव्य निर्माण के, काव्य रचना के 68 ईयर्स, 68 वर्ष। कैसी ये साधना रही होगी, कितनी उथल पुथल जीवन में आई, राजनीति में कितना उथल पुथल रहा,
सारा देश, उस समय भी कविता चलती रही। इसलिए समझ में आता है, समझना चाहिए। जब श्री अरविंद कहते हैं कि मैं मूलतः एक कवि हूं, तो वस्तुत है उनके कथन का यह समझ में आता है। 68 वर्ष का लंबा समय निरंतर काव्य रचना, ये बहुत बड़ी चीज। जब मैं उनकी काव्य रचनाओं का अध्ययन कर रहा था, तो अचानक 2 पत्र मेरे सामने आ गए। आप कहीं चीज को, मैंने कहा बहुत सी चीजें आती हैं संदर्भ में, उन्हें नोट कर लेना चाहिए। एक पत्र है 19 मई 1938 का, वो जो उन्होंने अपने किसी शिष्य को किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा था। क्या लिखते हैं वो पत्र में? It is obvious that poetry cannot be a substitute for sadhana. It can be an accompaniment only. ये स्पष्ट है कि कविता साधना का स्थानापन्न नहीं हो सकती। ये एक संलग्नक का काम कर सकती है, साथ चलने वाली हो सकती है। अब देखिए क्या आगे काव्य रचना का तथ्य प्रकट किया है। जो लोग काव्य रचना और काव्य समीक्षा में रुचि रखते हुए हैं, उनके सामने क्या कैसा द्वार खुल रहा है। वो लिखते हैं इसी पत्र में, पोएट्री opens a passage between the external consciousness and the inner mind or vital. कविता बाह्य चेतना, बाहरी चेतना और अंतर चेतना, अंतर्मन, अंतर प्राण, इनके बीच एक सेतु का काम करती है। और फिर इसी पत्र में लिखते हैं, also the poetry must be written in the true spirit. जो लोग कविता लिखने पढ़ने में रुचि रखते हुए हैं, वो इस वाक्य को सुने। The poetry must be written in the true spirit, not for fame or self-satisfaction, but as a means of contact with the divine through inspiration. कविता लिखी जानी चाहिए सच्ची भावना से, यश पाने के लिए नहीं, आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि एक साधन के रूप में। और साधन कैसा? कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन थ्रू इंस्पिरेशन। कल्पना के द्वारा भगवान के साथ संपर्क बनाने का एक साधन है कविता। ये है श्री अरविंद का काव्य दर्शन। दूसरा पत्र जो सामने आया वो 18 नवंबर 1936 का है। हालांकि इससे पहला है, लेकिन देखिए क्या संदर्भ है उसका। लिटरेचर एंड आर्ट आर और कैन बी ए फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द इनर बीइंग। साहित्य और कला, ये इनर बीइंग, हमारा जो अंतर सत्ता है, उसके साथ परिचय का एक प्रथम सोपान हो सकता है। इनर माइंड, द वाइटल, फॉर इट इज फ्रॉम देयर
तो कविता का जन्म इनर माइंड से होता है। दैट दे कम, साहित्य और कला वहां से आते हैं, इनर माइंड से। फिर बतलाते हैं, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप सुनेंगे। सूरत कांग्रेस के बाद श्री अरविंद बड़ौदा गए थे। बड़ौदा में उनकी भेंट हुई थी लेले से, विष्णु भास्कर लेले, योगी थे। श्री अरविंद को उनके भाई भागेंद्र कुमार अपने प्रयास से श्री अरविंद को वहां ले गए थे। श्री अरविंद किसी योगी से मिलना चाहते, भागेंद्र ने ये परिचय कराया और ये भेंट कराई। श्री अरविंद जब मिले लेले से, उन्होंने कहा कि मैं योग करना चाहता हूं और योग कर्म के लिए, संन्यास के लिए और निर्वाण के लिए नहीं। ये श्री अरविंद के शब्द थे, मैं योग करना चाहता हूं, लेकिन मेरे योग करने का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना नहीं है, संन्यास प्राप्त करना नहीं है। मैं चाहता हूं योग कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए, एक्शन के लिए। श्री अरविंद ने लेले का वह उत्तर ज्यों का त्यों उद्धृत किया है। लेले ने कहा, इट वुड बी इजी फॉर यू एज यू आर ए पोएट। तुम्हारे लिए ये बहुत आसान होगा क्योंकि तुम कवि हो। मैं समझता हूं कवि की चेतना के विस्तार का ये जो वाक्य है, क्योंकि तुम कवि हो। कवि वो है जो बाह्य जगत और अंतर जगत के बीच एक सेतु का निर्माण करता है, और प्रत्येक कला यही काम करती है, केवल कविता नहीं। कविता तो कला का एक माध्यम है। आप जानते हैं कला दो प्रकार की, एक उपयोगी कला और एक ललित कला, यूजफुल आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स। कला के ये दो रूप हैं। यूजफुल आर्ट्स में सुनार, लोहार, बढ़ई, ये जो काम यूजफुल चीजें के चीजों का निर्माण करने वाले कलाकार हैं, ये आते हैं। और फाइन आर्ट्स में 5 कलाएं आती हैं। इसे डॉक्टर साहब आपका माइक। हाँ, अब ठीक हो गया। ये 5 कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं। आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, स्कल्पचर, मूर्तिकला, पेंटिंग, चित्रकला, म्यूजिक, संगीत कला और पोएट्री, काव्य कला। ये 5 ललित कलाएं। इनमें भी सर्वोत्तम है काव्य कला। काव्य कला इसलिए सर्वोत्तम मानी जाती है कि काव्य कला में मूर्त उपकरणों का, मूर्त साधनों का सबसे कम प्रयोग होता है। काव्य का साधन, काव्य का जो उपकरण है अभिव्यक्ति का, वो तो शब्द है, ध्वनि है। वो मूर्त है ही नहीं, वो अमूर्त है। इसीलिए काव्य कला को सर्वोत्तम माना गया।
तो जब हम 68 वर्षों तक चलती चली जा रही श्री अरविंद की काव्य साधना का परिचय पाते हैं, तो कहना चाहिए हम सर्वोत्तम काव्य कला के माध्यम से उन्हें समझना चाहते हैं। पहली कविता जैसा कि मैंने बताया लाइट, वो छपी 1882-83 में, लेकिन उनका कविताओं का पहला संकलन छपा 1998 में, 1898 में, 1898 में, और वो छपा बड़ौदा से। तब तक श्री अरविंद बड़ौदा आ चुके थे और संकलन का नाम है सॉन्ग्स टू मिर्टिला, MYRTILLA, सॉन्ग्स टू मिर्टिला। 17 अक्टूबर 1898 को श्री अरविंद के भाई मनमोहन घोष ने रविन्द्रनाथ ठाकुर को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि मेरे भाई ने बड़ौदा से कविता को एक संग्रह निकाला है, वो जानने का इच्छुक है कि आप उस कविताओं के बारे में क्या राय बताते हैं, क्या राय रखते हैं। मनमोहन घोष, देखिए प्रसंगवश बताता चलूं आपको, मनमोहन घोष बहुत उच्च कोटि के कवि थे। श्री अरविंद के बड़े भाई मनमोहन घोष, मनमोहन घोष की रचनाओं का प्रकाशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ओर से 5 खंडों में हुआ है। और श्री अरविंद ने, क्योंकि ये प्रसंग नहीं है आज, एक लंबे पत्र में स्वीकार किया कि मुझे कवि बनाने का श्रेय मनमोहन घोष को। वो मैं विस्तार से कभी समय मिलेगा तो आपको बतलाऊंगा। ये जो संग्रह है सॉन्ग्स टू मिर्टिला, इसकी अधिकांश कविताएं इंग्लैंड में लिखी गई थी और 4-5 कविताएं बड़ौदा में। सॉन्ग्स टू मिर्टिला की कविताओं का विवेचन विश्लेषण करने का यहाँ मेरा लक्ष्य नहीं है, वो मेरा विषय है। हो सकता है आगे किसी बैठक में हम लोग उन पर विचार करें, लेकिन एक चीज मैं जरूर यहाँ सुनाना चाहूंगा। श्री अरविंद की जो हस्तलिपि में पांडुलिपि मिली सॉन्ग्स टू मिर्टिला की, उसमें एक कविता मिली और यह कविता सॉन्ग्स टू मिर्टिला के किसी एडिशन में नहीं छपी है, लेकिन अब जबकि श्री अरविंद के कंप्लीट वर्क छप रहे हैं 38 खंडों में, उसमें ये कविता मिली हस्तलिखित जो पांडुलिपि है उसमें। और इस कविता का शीर्षक देखिए, इस कविता का शीर्षक है द जस्ट मैन। जस्ट माने न्याय प्रिय, जस्ट माने न्यायी, न्याय की चेतना से संपन्न कविता। ये कविता आपको शायद आपने न पढ़ी क्योंकि ये छपी नहीं, तो पढ़ते कहां से। इस कविता का शीर्षक है द जस्ट मैन। कविता की मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं।
और एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जब हम श्री अरविंद की कविताओं का अध्ययन करते हैं तो उनकी जीवन धारा का अध्ययन भी साथ साथ हमें करना चाहिए। तो कविता जीवन की ही तो अभिव्यक्ति है, जीवन में जो अनुभव होता है वही तो कविताओं में उतरता है। तो श्री अरविंद के जीवन में जो घटनाएं घट रही थी, जो आदर्श उनका निर्माण कर रहे थे, वो आदर्श भी तो साथ साथ चल रहे थे। जस्ट मैन कविता की ये पंक्तियां थी, तो गॉड टीयर आउट द हेवंस लाइक ए पेज, यदि भगवान आकाश को एक पृष्ठ की तरह फाड़ फेंके, देखिए क्या बात कही है, एंड ब्रेक द हिल्स फॉर रेज, क्रोध में भरकर पर्वतों को तोड़ डाले, ब्लॉट आउट द सन फ्रॉम बीइंग, सूर्य को भी मिटा दे, एंड ऑल द ग्रेट स्टार्स क्वेंच, सारे सितारों का प्रकाश भी बुझ जाए, ये हो जाए। क्या हो जाए? यदि आकाश एक पृष्ठ एक पेज की तरह फट जाए, यदि पर्वत टूट जाए, यदि सूर्य मिट जाए, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, ऑल द ग्रेट स्टार्स क्वेंच, और सारे सितारों का प्रकाश भी बुझ जाए, he will not blench। तो जस्ट मैन जो है, जो न्याय प्रवण व्यक्ति है, जो न्याय की चेतना से संपन्न व्यक्ति है, वो पीछे नहीं हटेगा। ये है श्री अरविंद का आदर्श, जो जन्म ले रहा था इस कविता के माध्यम से। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तब भी जो जस्ट व्यक्ति, जो न्याय सम्मत विचारधारा का व्यक्ति है, जो न्यायी है, वो पीछे नहीं हटता। मुझे लगता है श्री अरविंद का सारा दर्शन, सारी फिलोसफी, सारा जीवन चिंतन इन्हीं 4 पंक्तियों में तो है। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन जो न्याय संपन्न व्यक्ति है वो अपने पीछे नहीं हटता अपने आदर्शों में। और इसी हस्तलिखित पांडुलिपि में पहली जगह दिखाई पड़ा, उन्होंने लिखा अपने हाथ से श्री अरविंद ने, इसके समर्पण में, टू माय ब्रदर मनमोहन घोष, these poems are dedicated। ये छपी नहीं किसी संस्करण में, ये समर्पण उनके हस्तलिखित पांडुलिपि में है लिखा हुआ कि मेरे भाई जो मनमोहन घोष हैं, उनको डेडिकेट करता हूं मैं ये कविताएं। मैंने बताया आपको मनमोहन घोष कितने उच्च कोटि के कवि थे। उस समय जो कवियों का एक जमावड़ा था कैम्ब्रिज में, मनमोहन घोष उस जमावड़े के सदस्य थे। लॉरेंस बिलियन प्रसिद्ध कवि उनके घनिष्ठ मित्र थे। ऑस्कर वाइल्ड ये भी उसमें शामिल थे उस जमावड़े में। और उस समय जो कुछ वहां के कवियों का एक संकलन छपा था, प्राइमा वीरा, उसमें मनमोहन घोष की कविताएं थी। और मनमोहन घोष की कविताएं इस समय तो मुझे मालूम नहीं है, बहुत समय तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में रही। तो अपने भाई को समर्पित करते हैं श्री अरविंद अपना ये पहला संकलन। इसके बाद अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें
तो सॉन्ग्स टू मिर्टिला के बाद जो अगला संकलन सामने आता है, प्रकाश में आता है, वो है उर्वशी। श्री अरविंद ने काव्य के सभी रूपों पर अपनी लेखनी चलाई। छोटी छोटी कविताएं भी लिखी, सोनेट्स भी लिखे, खंड काव्य भी लिखे और अंत में महाकाव्य भी लिखा, नाट्य काव्य भी लिखे। और मैं अंग्रेजी की बात ये नहीं कर रहा, संस्कृत में काव्य लिखा भवानी भारती, 99 छंदों का छंदोबद्ध काव्य है। लैटिन और ग्रीक में कविताएं लिखी, बंगला में कविताएं लिखी और अनुवाद किए। तो कालक्रम की दृष्टि से 1898 में प्रकाशित हुई उर्वशी। उर्वशी 4 सर्गों का काव्य है। हमारे यहाँ संस्कृत में और हिंदी काव्य शास्त्र में भी काव्य के जो रूप हैं उनमें एक रूप है खंड काव्य। महाकाव्य में किसी महानायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है और खंड काव्य में उसके जीवन के किसी खंड कालखंड का चित्रण होता है। उर्वशी को मैं खंड काव्य मान सकता हूँ। इसमें 4 सर्गों में उर्वशी काव्य लिखा गया। उर्वशी और पूर्वा का आख्यान अनेक कवियों को प्रिय रहा है। यानी हिंदी में आपने सुना होगा, दिनकर का बड़ा प्रसिद्ध काव्य है उर्वशी। उन्होंने स्वीकार किया है, इस पर श्री अरविंद का प्रभाव है। किसी ने कंपैरेटिव स्टडी भी कई संक्षेप में की है। श्री अरविंद की उर्वशी और दिनकर की उर्वशी का तुलनात्मक अध्ययन। तुलना तो नहीं की जा सकती, उर्वशी की भावधारा अलग है, श्री अरविंद की चिंतन धारा अलग है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, उर्वशी कामायनी के बाद आधुनिक हिंदी काव्य का सबसे महत्वपूर्ण काव्य है। प्रसंग बस बताता चलूं, दिनकर ने श्री अरविंद पर जो लिखा है वो एक संकलन तैयार किया उन्होंने, उसका नाम है चेतना की शिखा। इसमें उनके श्री अरविंद से के बारे में लिखे हुए लेख और कुछ कविताओं के हिंदी अनुवाद भी हैं। उर्वशी बड़ौदा में दूसरी कविता श्री अरविंद ने लिखी उर्वशी के बाद, तो वो है लव एंड डेथ, प्रेम और मृत्यु। मैं उर्वशी का यहाँ विवेचन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ अवसर नहीं है। मैं लव एंड डेथ के बारे में कुछ कहूंगा, मैं तो केवल परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे हमारे मन में एक प्रेरणा पैदा हो कि हम सावित्री की तो चर्चा करते हैं, कहते हैं कि समझ में नहीं आती, लेकिन सच तो यह है कि एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले छोटे छोटे शिखरों पर भी तो चढ़ना पड़ेगा। आपने ये छोटे शिखर है, ये हमें हमारे एवरेस्ट तक पहुंचा देंगे। उर्वशी, लव एंड डेथ का प्रकाशन, लव एंड डेथ ही उसी दौरान लिखी गई बड़ौदा में, लेकिन छपी 1921 में। तब तो श्री अरविंद पांडिचेरी चले गए थे। रखी रही, छपी नहीं। लेकिन उर्वशी की अपेक्षा आलोचकों के बीच
काव्य प्रेमियों के बीच लव एंड डेथ की अधिक चर्चा रही। लव एंड डेथ में रुरु और प्रमद्वरा की कथा है। मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए, रुरु और प्रमद्वरा। प्रमद्वरा शब्द महाभारत का है। महाभारत में प्रमद्वरा नाम है। श्री अरविंद ने इसे अंग्रेजी भाषा के अनुकूल मानकर इसका नाम बदलकर लिख दिया प्रियंवदा। प्रमद्वरा प्रियंवदा हो गई। श्री अरविंद की लव एंड डेथ में जो नायिका है वो प्रियंवदा है। ये आख्यान भी महाभारत में आया। श्री अरविंद ने लिखा है, जरा ध्यान दें, इट इज ए कंपेनियन लीजेंड टू द स्टोरी ऑफ सावित्री। ध्यान दीजिए, प्रमद्वरा और रुरु का ये प्रसंग सावित्री की कहानी के तरह है। सावित्री की कथा और प्रतीक कहाँ जन्म ले रहे थे, जरा देखिए तो सही। जन्म ले रहे थे लव एंड डेथ में, उर्वशी में, और फिर विकसित होते होते सावित्री की कथा के रूप में परिणत हुए। The story of Savitri, but not being told with any poetic skill or beauty, has remained generally unknown. श्रीविंद कहते हैं कि ये जो कथानक है रुरु और प्रमद्वरा का, ये ऐसा ही है जैसे सावित्री का कथानक, लेकिन ये पता नहीं कैसे अननोन रह गया। इस पर कवियों की दृष्टि नहीं गई। I have attempted in this poem to bring it out of the obscurity. मैंने लव एंड डेथ के माध्यम से उस छिपी हुई कथा को मैंने प्रयास किया है प्रस्तुत करने का, और ऑब्सक्योरिटी से उसे बाहर ले आने का। श्री अरविंद ने कई पत्रों में बड़ी चर्चा रही लव एंड डेथ की, और एक बात ये हुई कि भाई जब ये लव एंड डेथ, कभी इस समय मेरे सामने वो नहीं है, लेकिन श्री अरविंद का एक पत्र है जो उन्होंने मनमोहन घोष को लिखा था। 8-10 पेज का पत्र है। अब श्री अरविंद के पत्र कुछ पत्र थोड़ा ही थे, तो पता नहीं क्या था। एक पत्र श्री अरविंद का है सावित्री के विषय में जो 25 पेज का है। एक पत्र 25 पेज का पत्र है, निबंध है। जब सावित्री प्रकाशित हुई और आलोचकों के सामने आई, एक आलोचक कह दिया कि तो कूड़े में डालने लायक, कूड़े में डालने लायक सावित्री। तब श्री अरविंद ने एक जो आरोप था उसका उत्तर दिया और 25 पृष्ठों में एक पत्र लिखा। मुझे इस बात का खेद है कि इसका अनुवाद अब तक हिंदी में नहीं हुआ है। मैंने कहा भी था एक विद्वान से कि भाई इसका अनुवाद करो तो हम दें अदिति में, क्योंकि ये सावित्री को समझने में सहायक होगा। चलो धीरे धीरे सब काम होंगे, मैं निराश नहीं हूं। अलग अलग आलोचकों की प्रतिक्रियाएं आई लव एंड डेथ पर। देखिए अपनी पोएट्री के बारे में और खास तौर से लव एंड डेथ के बारे में क्या कहते हैं। वो लिखते हैं एक पत्र में, आई नो द लिमिटेशन ऑफ द पोएम। मैं अपनी कविता की सीमाओं के विषय में जानता हूं। अच्छा कवि अपना अच्छा आलोचक भी होता है।
लिखते हैं, I know the limitations of the poem and its qualities, and I know nothing can be more futile than for the poet to write in expectation of contemporary fame or praise. समकालीन प्रशंसा, समकालीन ख्याति के लिए की आशा करना और उस आशा से काव्य रचना करना, ये कवि की मूर्खता है। अब मैंने बताया ना आपको, अगर समकालीन आलोचना और प्रशंसा पर जाएं, जब समकालीन कई आलोचकों ने कह दिया कि सावित्री जो है कूड़े के ढेर में फेंकने लायक, उसका क्या क्या मूल्य है इन आलोचनाओं? आज आप देखते होंगे चारों तरफ स्थिति कैसी है, अहो रूपम अहो ध्वनि, क्या बढ़िया कविता लिखी है, क्या बढ़िया काव्य लिखा है। और इस कोरोना काल में तो अभी हो गई, मोहल्ले में जिसे कोई नहीं जानता वो कवि अपने आप को अंतरराष्ट्रीय ख्याति का बता रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय ख्याति, ऑनलाइन सुविधा ने सबको अंतरराष्ट्रीय बना दिया। कंटेम्परेरी फेम और प्रेज के लिए कविता लिखना ये व्यर्थ है, निरर्थक। आगे वो लिखते हैं, For very few poets have enjoyed a great contemporary fame. लेकिन बहुत कम ऐसे प्रसिद्ध कवि हैं जिन्हें कि अपने समकालीन लोगों के द्वारा प्रशंसा मिली हो, ख्याति मिली हो, नहीं तो उनको नेग्लेक्ट किया गया। But the poet has to go on his way. लेकिन कवि को अपने रास्ते चलना चाहिए। मेरा विचार है सावित्री की पृष्ठभूमि के रूप में उर्वशी और लव एंड डेथ का अध्ययन हमें जरूर करना चाहिए। मैं, क्योंकि अनंत विषय है, अनंत हरि कथा है, इसका कोई अंत नहीं है। 1 घंटे की वार्ता में, बल्कि मैं चाहूंगा अगर आगे भी यही रचना कर्म चला तो आगे हम इसे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रीविंद के जो कंप्लीट पोलिटिकल वर्क्स हैं 2 खंडों में प्रकाशित हैं, आप जानते हैं, एक सावित्री है और एक है कलेक्टेड पोएम्स। तो अभी सावित्री तक हम पहुंचे कहाँ, अभी तुम तो यही अटक रहे हैं बीच बीच में। ऐसी कविताओं की लंबी सूची है, जो छोटी छोटी कविता है। अब कविता का आनंद तो तब है जब आपके सामने, मेरे श्रोताओं के सामने वो कविताएं हों और श्री अरविंद के जो शब्दों का सौंदर्य है, जो शक्ति है, उसको हम अनुभव कर सकें। सुनने में वो बात नहीं आएगी, लेकिन चलो प्रयास करते हैं। ऐसा भी समय निकालेंगे आगे, अगर हम सब लोग चाहेंगे कि हम एक एक कविता को लेके उसे समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हाँ जी, ये आगे हम लोग अभी किसी महीने में एक बार 2 दिन का पूरा वेबिनार सिर्फ पोइट्री ऑफ श्री अरविंदो पे करेंगे, तो उसमें कुछ कविताएं एडवांस में शेयर कर देंगे ताकि फिर हम लोग ये भी कर सकेंगे। हाँ जी, हो सकता है। वो 2 दिन में हमको 5 घंटे मिलेंगे सिर्फ काव्य पे बात करने के लिए, तो वो भी अपने कोटे में हैं। आपकी ओर समर्पित है वो एडवांस में। मेरे पे कृपा रखना, मेरे पे दया करना भाई, इतना लंबा। चलो
एक कविताओं की लंबी सूची है, अभी तो क्योंकि समय अभी 5-10 मिनट होंगी मनोज जी, लंबी सूची है। पर्याप्त समय है, आज वैसे भी रविवार है, पर्याप्त समय है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं संक्षेप में, बात तो बहुत लंबी है लेकिन संक्षेप में जो कहना चाहता हूँ वो कह दूं। जी जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो भी लोग सुन रहे हैं, कि सावित्री को अभी छोड़ दें। छोड़ इसलिए दें, उसे पकड़े तो रखे, लेकिन मैंने बताया ना, छोटे छोटे शिखरों पर चढ़ते हुए सावित्री तक पहुंचे। मैं केवल 5 कविताओं के नाम आपको लिखा रहा हूं, इन्हें पढ़िए। आप देखेंगे कि किस तरह, कहां से, कितने संक्षेप में श्री अरविंद क्या कह गए। ये कविताएं हैं, जरा नोट कर लें आप। पहली कविता है इनविटेशन, आप लोगों ने बहुत ने सुनी भी होगी, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। इनविटेशन, बहुत सी कविताओं का हिंदी अनुवाद हो चुका है। दूसरी कविता है भू, WHO, कौन। तीसरी कविता है एक ट्री, एक वृक्ष। चौथी कविता है लाइफ एंड डेथ, और 5वीं कविता है गॉड। दोबारा बोलता हूं, इनविटेशन, who, a tree, life and death और गॉड। इन कविताओं को कब मनन करें, किसी गोष्ठी में नहीं, एकांत में। सबसे पहली कविता देखिए आप, सबसे पहली कविता है इनविटेशन। ये कविता कर्मयोगी में छपी थी 6 नवंबर 1909 को। श्री अरविंद जेल से आ गए थे, कर्मयोगी का प्रकाशन शुरू हो गया था, और इस कविता की रचना अलीपुर जेल में हुई थी। इनविटेशन की रचना, ये कविता अगर आप पढ़ें या आपने पढ़ी होगी, तो उसकी अगली इंफॉर्मेशन ये है कि इस कविता की रचना अलीपुर जेल के भीतर हुई थी। श्री अरविंद 5 मई 1908 से 6 मई 1909 तक अलीपुर जेल में रहे थे। इस कविता में 4 पद हैं। चारों पद में नहीं पढ़ता हूं, आप जरा इन शब्दों की गहराई में जाने का प्रयास करें। इस कविता के भीतर पहले ही पद में, जरा प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, पहले ही पद में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है Who will come with me? और दूसरा प्रश्न है Who will climb with me? इनविटेशन कविता के ये 2 प्रश्न आज हम सबके सामने एक प्रश्न बनकर खड़े हैं। आज भी 1909 में छपी इस कविता के प्रथम पद में 2 प्रश्न हैं, और ये प्रश्न आज भी हमारे सामने ज्यों के त्यों खड़े हैं। पहला प्रश्न, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, श्री अरविंद का प्रश्न है Who will come with me? और दूसरा प्रश्न है Who will climb with me?
आज भी श्री अरविंद हमसे इतने वर्ष बाद हमसे पूछ रहे हैं, हु विल कम विद मी? क्या सचमुच हम उनके साथ हैं? कौन चलेगा मेरे साथ? श्री अरविंद, जरा देखिए परिस्थिति क्या है। जेल के अंदर पड़े हुए हैं, वहां ये कविता लिख रहे हैं और वहां से पूछ रहे हैं हु विल कम विद मी। उन्हें स्पष्ट था कि मुझे कहां जाना है और पूछ रहे थे मेरे साथ चलेगा कौन, आओ तो बताओ तो सही। और हु विल क्लाइंब विद मी, इस आरोहण के पथ पर कौन चलेगा मेरे साथ? ये प्रश्न आज हमें अपने भीतर पूछने चाहिए। श्री अरविंद हमसे आज भी पूछ रहे हैं। अब मैं इस कविता का एक पद आपको सुनाता हूं। पर श्री अरविंद का सारा व्यक्तित्व मानो संगीत सिमट गया है इन 4 पंक्तियों में, इस एक पद में। देखिए सुनिए, सच तो यह है श्री अरविंद की वाणी का आनंद एक अभूतपूर्व एक आनंद में डुबो देता। सुनिए, I am the Lord of tempest and the mountain। ये इस कविता का एक पद है जो सुना रहा हूं आपको। I am the Lord of tempest and mountain। I am the spirit of freedom and pride। Stark must he be and kinsman to danger, who shares my kingdom and walk at my side। I am the Lord of tempest। मैं तूफानों का स्वामी हूँ। श्री अरविंद कह रहे हैं मैं तूफान का स्वामी हूँ। I am the Lord of the tempest and mountain। मैं पर्वतों का अधिपति हूँ, मैं पर्वतों का स्वामी हूँ। I am the spirit of freedom। मैं स्वाधीनता की भावना हूँ, स्वाधीनता की आत्मा हूँ। एंड प्राइड, और आत्म गौरव का प्रतीक हूं मैं। स्टार्क मस्ट ही भी, उसे बहुत मजबूत होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा। एंड किंसमैन टू डेंजर, और खतरों का सहभागी होना पड़ेगा। हु शेयर्स माय किंगडम, जो मेरे इस राज्य को शेयर करेगा। एंड वॉक आउट एट माय साइड, और मेरे साथ चलेगा, मेरा हमसफर होगा। ये कहने के बाद वो कहते हैं हु विल कम विद मी। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। अब बताओ कौन चलेगा मेरे साथ? सचमुच ही ऐसा प्रश्न उपस्थित कर दिया गुरु जी ने। ये कह क्या दिया? जब इन पंक्तियों को पढ़ता हूं सचमुच ही अजीब एक भावना उभरती है। जो पंक्तियां याद आती हैं उर्वशी की मुझे, दिनकर ने लिखा है। दिनकर कहते हैं उर्वशी से पुरुरवा के माध्यम से, पुरुरवा कहते हैं उर्वशी से, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। क्या पंक्तियां! पुरुरवा उर्वशी से कहते हैं उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। मर्त्य मानव की विजय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाव पर पावक चलाता हूं। बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। पर जाने बात क्या है? इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, शक्ति के रहते हुए असहाय हो जाता है। वो दिनकर, वो पुरुरवा, वो श्री अरविंद
हमसे पूछ रहे हैं, आई एम द लॉर्ड ऑफ टेन, मैं तूफानों का लॉर्ड हूँ, मैं पर्वतों का स्वामी हूँ, मैं स्वाधीनता की चेतना हूँ, मैं आत्म गौरव का प्रतिनिधि हूँ। है कोई इतना कठोर, है कोई इतना कठोर जो खतरों को झेल सके, मेरे साथ चल सके, मेरे इस किंगडम को शेयर कर सके और मेरा हमसफर हो सके? और फिर वो पूछते हैं, हु विल कम विद मी? सचमुच अद्भुत। इस छोटी सी कविता की ये पंक्तियां कभी नहीं हो सकती है प्रासंगिक। कवि का आत्म परिचय, श्री अरविंद के विराट व्यक्तित्व की झांकी इन पंक्तियों में दिखलाई देती है। मनोज जी कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट और? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। मैं भैया एक आराम समय से आपका ही है। बोलिए, हम बहुत आनंद ले रहे हैं। एक दो कविताओं का आनंद और ले लूंगा, और ले लें, क्योंकि मुझे आनंद आ रहा है। अरे वाह। दूसरी एक कविता है श्री अरविंद की, हु, कौन। इस कविता का बहुत ही अच्छा अनुवाद दिनकर जी ने किया। वो तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन बहुतों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़िए। कौन। इस कौन कविता में 11 पद। इन्विटेशन की जब छपा कर्मयोगी में वो कविता इन्विटेशन, उसके एक सप्ताह बाद 13 नवंबर 1909 के अंक में ये भू कविता छपी। कविता का मिजाज दोनों का अलग है। एक सप्ताह में क्या परिवर्तन आता है। काव्यालोचक की दृष्टि से, काव्य के पाठक की दृष्टि से मैं तो गदगद हो जाता हूँ। इन्विटेशन में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, कोई चलेगा मेरे साथ? और ठीक एक सप्ताह बाद जो कविता प्रकाशित की है वो है हु। और इसमें उनके रहस्यात्मकता है हु में। और अंतिम पद में मैंने 2 पद पढ़ता हूं। उस भगवान की, वो का अर्थ भगवान, डिवाइन, वह अतीन्द्रिय शक्ति, वह इंद्रियातीत तो सत्ता। गिनाते हैं श्री अरविंद, इस आकाश में कौन है, धरती पे कौन है, हवा में कौन है, इस पंच प्रकृति में कहां तक कौन फैला हुआ है, वो कौन है वो। और फिर गिना, सारी चीजें गिना लेने के बाद वो कहते हैं, दीज आर हिज वर्क्स, ये है उसके कार्य, एंड हिज वेयर्ड एंड हिज शैडोज, ये है उसके आवरण, ये है उसकी छायाएं, उस भगवान की। बट वेयर इज ही देन? प्रश्न का वो सबूत जो इन्विटेशन में था, यह बदल जाता है। कौन है वो? पहले 2 छंदों में, 2 पदों में बतलाते हैं, आकाश में भी वो, बादलों में वो, धरती पर वो, पर्वतों पर वो। और फिर कहते हैं, मानो निष्कर्ष देते हुए, दीज आर हिज वर्क्स, ये उसके कार्य हैं जो मैंने गिनाए, एंड हिज वेल्स, ये उसके आवरण हैं, एंड हिज शैडोज, ये उसकी प्रतिछायाएं हैं। बट वेयर इज ही देन? लेकिन वो है कहाँ? क्या सवाल है। वो सर्वत्र है, लेकिन सवाल फिर भी यही है, वो है कहाँ? Where is he then? By what name is he known?
किस नाम से उसे पुकारूं? वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न, वो प्रश्न बाह्य जगत के थे एक तरह से, कौन चलेगा, कौन चलेगा, कौन चलेगा, ये प्रश्न पलट के अंदर आते हैं। बट वेयर इज ही, वो है कहाँ? व्हाट नेम, बाय व्हाट नेम इज ही नोन, उसे किस नाम से जाने? अल्लाह के हैं, खुदा के हैं, परमात्मा के हैं, क्या कहें उसे? और फिर प्रश्न करते हैं, इज ही ब्रह्म और विष्णु, इज ही ब्रह्मा और विष्णु, उसे ब्रह्मा कहूं या विष्णु कहूं? ए मैन और वीमेन, उसे पुरुष कहूं या नारी कहूं? बॉडीड और बॉडीलेस, उसे मूर्त कहूं या अमूर्त कहूं? फिल और अलोन, उसे जुड़वा कहूं या एकाकी कहूं? प्रश्नों का स्वरूप बदल गया। एक सप्ताह के भीतर प्रश्नों का स्वरूप बदल गया। इन प्रश्नों से उलझने और सुलझते हुए अंतिम पद में श्री अरविंद कहते हैं, अब ये निष्कर्ष रूप आ गया, अंतिम पद में निष्कर्ष आ गया। पहले पदों में बताया यहाँ भी वो, वहां भी वो, वहां भी वो, वहां भी वो, फिर बताया कि उसे कहूं क्या, क्या नाम दूं? ब्रह्मा कहूं, विष्णु कहूं, स्त्री कहूं, पुरुष कहूं, उसे साकार कहूं, निराकार कहूं, उसे अकेला कहूं या विकेला कहूं? समझ में नहीं आता। लेकिन वहां फिर आकर श्री अर्जुन अंत में निष्कर्ष देते हैं, जरा सुनिए तो सही। इट इज ही, ये वही है, वही इन द सन, सूर्य में वही है, who is ageless and deathless. ही, कविता का शीर्षक है वो, कविता का उत्तर है ही। एंड who is he? He is the sun who is ageless and deathless. वो परमात्मा ageless, deathless, and into the midnight his shadow is thrown. रात्रि के अंधेरे में उसी की छाया दिखाई पड़ती है। When darkness was blind and engulfed within darkness, जब अंधेरे के भीतर अंधेरा, अंधेरे के भीतर अंधेरा ये भरा हुआ था, he was seated within it, immense and alone. तब वो वहां बैठा हुआ था अकेला, चुपचाप। वो है भगवान। तो वो कविता के माध्यम से श्री अरविंद हमें दूसरे जगत में ले जाते। मैं समझता हूँ मनोज जी, हमें भी अब दूसरे जगत में जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। आगे फिर सही जी, बहुत धन्यवाद।